नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 16 मार्च और 16 मार्च के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है ब्लू इकोनॉमी और हमारा जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता। फिर है स्वच्छ भारत मिशन। फिर है पर्यावरण, सामाजिक और शासन नियम। फिर है भवनों से नेट जीरो जो अपशिष्ट निकलता है। फिर है गेहूं और ग्रीन क्लाइमेट फंड। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है वो है हमारी जो ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही है। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो अभी G20 की मीटिंग चल रही है ना, उन लोगों का ऐसा कहना है कि हम लोग ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल AI मतलब जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत की जो आबादी है, 40% आबादी तटीय क्षेत्रों के पास रहती है और इस कारण 3 अरब से अधिक लोग जो है वो अपनी आजीविका के लिए महासागरों पर निर्भर रहते हैं। और 80% व्यापार जो है वो समुद्रों से होकर गुजरता है। इसलिए हमारी ब्लू इकोनॉमी हमारे GDP का लगभग लगभग 40% है, 4% है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम अपने ओशन के रिसोर्सेज जो मतलब हमारी जो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र है उसको जीवित रखने की भी कोशिश करें, बेहतर आजीविका को लेके आए, रोजगार के अवसरों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करें। यूरोपियन कमीशन भी यही कहती है कि भाई जो भी ऐसी आपको अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था लानी जिसमें महासागर, समुद्र तटों से संबंधित सारी आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित किया। राष्ट्रमंडल के अनुसार जो है उभरती हुई अवधारणा है कि हमारे जितने भी महासागर या नीले संसाधन है उनको और ज्यादा बेहतर बनाने की हमें जरूरत है। UN भी इसी चीज के ऊपर कहता है। और अगर मैं बात करूं हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो है हमारा 14, वो भी इसी के ऊपर ही बात करता है कि हमें हमारे जो भी सी और मरीन से जुड़े हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, उनको हमें इस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए ताकि हमारे जो ओशंस है ना वो एक तरीके से बैलेंस में आ जाए। जो नीली अर्थव्यवस्था है ना उसके भी यहाँ पर बहुत सारे लाभ हमें देखने को मिलते हैं। नीली अर्थव्यवस्था के भी अलग प्रकार से लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे क्या होता है ना कि अगर हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका उत्सर्जन भी कम हो जाएगा, जलवायु से निपटने के लिए हमारे पास नए नए कारक आ जाएंगे और स्वास्थ्य मानक को भी प्रोत्साहित करने में सहूलियत मिल जाएगी। और अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो वो भी बहुत जिम्मेदार होता है और इसका तात्पर्य प्रौद्योगिकी का सदुपयोग करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी और व्यवसायों को सशक्तिकरण करना है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे जो भी व्यवसाय होते हैं, उनको और ज्यादा सशक्तिकरण करने की हमें जरूरत है। अगर ऐसा होता है तभी हम जो है हम कह सकते हैं कि हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे बहुत ज्यादा डिपेंड भी हो रहे हैं और उससे हमें फायदा भी मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो है आपको इसमें याद रखनी है कि ऐसी चीजें इसमें ऐड की जाती है। और अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगा तो वही है कि हमारा एक जो अनअपेक्षित पूर्वाग्रह है उसमें कमी आएगी, क्लाइंट और मार्केट को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। काफी बेनिफिट्स हैं इसके, तो आप सब लोग इस्तेमाल भी करते होंगे इसको कहीं ना कहीं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको काफी लोग जो है आज के समय में इस्तेमाल भी करना सीख गए हैं और धीरे धीरे इसमें और जो है तरक्की होती जा रही है। ठीक है भाई, तो ये सब भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें से भी सवाल बन सकता है कहीं ना कहीं से। देखो, सवाल किसी भी एंगल से, कहीं से भी, कुछ भी, किसी भी प्रकार का हमसे पूछा जा सकता है। तो ये हम सबके लिए सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पर क्या है कि भाई जो हमारा सर्वे है वो यही कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ना वो अभी हमें, जो हम कह रहे हैं कि हम लोग खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, इसको यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। ठीक है। अभी यहाँ पर 2019 में जो हमारी केंद्र सरकार है उनका ये दावा था कि जितने भी हमारे गांव है ना वो सब यहाँ पर खुले में शौच करने से मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसा इसके ऊपर सवाल आ गए हैं।
ऐसे सवाल जो है यहाँ पर वो 3 सर्वे है उन्होंने यहाँ पर बोला है। अक्टूबर 2018 का, 19-20 का, और एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात करूं तो ये जो है 2014 में ही स्टार्ट हो चुका था। बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था जिसका सीधा ऑब्जेक्टिव था कि 2014 से 19 के बीच में जितने भी शौचालय हैं उनका निर्माण किया जाए, शौचालय की निगरानी रखी जाए और उसमें प्रतिबंध तंत्र की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त किया जाए। लेकिन इसके ऊपर हमारे चैलेंजेस भी बहुत सारे थे कि हमें क्या करना चाहिए। गांव, ब्लॉक, जिले को ओडीएफ घोषित किए जाने के बाद ओडीएफ स्थिति को कायम भी तो रखना पड़ेगा ना, कि आपके यहाँ भाई खुले में शौच नहीं होता, ओपन डिफेक्शन फ्री है, तो उसको यहाँ पर आपको एक पूरी तरीके से एक जारी भी तो रखना पड़ेगा ना। और नंबर ऑफ टॉयलेट्स को यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि निर्मित किए गए शौचालयों की संख्या को ज्यादा बताया जा रहा है, जो कि ऐसे हमारे भारत की सीएजी ने भी हाईलाइट किया है। ठीक है, क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मात्रा ज्यादा है, निर्माण ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे कि उनकी क्वालिटी किस तरीके से, क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। और उसके अलावा जो उपयोग है उसमें भी काफी सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाए होने के बावजूद भी ये प्रथा देश में कई जगह पर जारी है आज भी। और दलित कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, और इसकी सबसे ज्यादा जो केसेस देखने को मिले हैं वो यूपी में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आज हमारे पास ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है, तो आज बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा आपका। ठीक है, और बस जो मैं समझाऊं बताऊं आप उसको हिसाब से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, और बहुत छोटे से लेक्चर में ही आज इसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में इनके ऊपर हमारे पास आज मतलब उतनी ज्यादा न्यूज नहीं थी। ऐसे ही हमारा आर्टिकल 3 कहता है एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस रेगुलेशन, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के नियम। अभी क्या है कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन के जो नियम है और नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नियम दोनों आपस में भिन्न है। अब सवाल ये है कि ये दोनों जो प्रावधान है ये आपस में भिन्न किस प्रकार से हैं। कैसे हम ये कह सकते हैं कि ये सब जो प्रावधान है ये आपस में एक तरीके से भिन्न होते हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर जो है वो बोला गया है, प्रावधान जो है इसके लिए भी एक दिया गया है। और ईएसडी, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस का जो एक पूरा प्रावधान है वो यूएसए से स्टार्ट किया गया था। यूएसए में इसको पूरी तरीके से स्टार्ट किया गया था और उसके बाद इसमें पॉल्यूशन जो है उसको कम करने की बात की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर धीरे धीरे करते कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, इस सब की चीजों को भी बढ़ावा दे दिया गया। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर नई नई आने लग गई इसमें। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से चीजें बनने लगी। अगर बात करूं एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि हितधारक केंद्रित दृष्टिकोण को स्थापित करना। इसमें क्या होता है कि संगठन जो है उसको प्रतिबद्धता को निर्धारित करने के लिए पर्यावरण को ही सबसे बड़ा कारक मानना पड़ता है। पर्यावरण हमारा सबसे बड़ा कारक बन जाता है इसके लिए, पूरे के लिए। पर्यावरण, सामाजिक और शासन के तहत भी आपको पूरा पर्यावरण को सबसे बड़ा दृष्टिकोण जो है वो उसको मान के चलना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा हमारे पास एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस आता है। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन हो जाना, जल प्रदूषण, जल में कमी, वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, ये सारी चीजें। सामाजिक में हमारे पास डेटा सुरक्षा हो गया, समावेशन, हर एक को इंक्लूड करना। शासन में हमारे पास किसी भी शासन को चलाने के लिए जो पूरा दिशा निर्देश चाहिए होते हैं वो सारी चीजें। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमसे पूछी जाती हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या इसमें पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। बाकी इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग इसको प्रावधान को बनाने के लिए एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी, उसको यहाँ पर स्थापित करें। भारत में बहुत सारे लेबर कोड्स वगैरह बनाए गए हैं ताकि इन सब प्रावधानों को बनाया जा सके। बाकी 2010 में एनजीटी भी बनाई गई थी ईएसडी को लगाने के लिए, मतलब बनाने के लिए। आप ईएसडी को सामने आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सीधा इसमें बोला गया कि भाई एक पूरे तरीके से ईएसडी जैसा एक प्रावधान रहेगा जिसके तहत सारी चीजों को उसमें, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें उसमें शामिल करी जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर
चौथा आर्टिकल है हमारा नेट जीरो वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग्स। अब क्या होता है कि अब ये कंपलसरी हो गया कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनसे नेट जीरो वेस्ट आना चाहिए। भवनों के लिए नेट जीरो अपशिष्ट का कार्यक्रम बना दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि यूनियन गवर्नमेंट के अनुसार हमारा जितना भी सीवेज डिस्पोजल है, जितनी भी सोसाइटी और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, कुछ भी है ऐसा, उनसे हमें नेट जीरो वेस्ट की अब प्रावधान होना चाहिए, जीरो अमाउंट में वेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर सेंटर ने भी सरकार को ये चीज बोली थी कि भाई भी जितने भी आप यहाँ पर ये चीजें बनाते हैं, उसमें आपका जो मल ढोना और ये सारी चीजों में आपके लिए जो है एक खत्म करना है, ये मल ढोने की चीजों को ही खत्म कर देना है। उसके वजह से सरकार ने बैंडीकूट, जो केरला की सरकार है, उन्होंने बैंडीकूट करके यहाँ पर जो है एक नया रोबोट बनाया था। और बाकी हमारे इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वो यहाँ पर इसके लिए बताते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर और भी डायरेक्टिव्स दिए गए, जैसे कि स्वच्छ भारत, नमस्ते, अमृत, अटल मिशन, काफी सारे ऐसे मिशंस बनाए गए हैं और ये मिशंस जो है वो इसी के रूप में काम करते हैं। नेट जीरो अपशिष्ट, नेट जीरो वेस्ट, इसका तात्पर्य होता है कि विनिर्माण गतिविधियों से किसी भी उप उत्पाद को लैंडफिल में भेजे जाने से है। तो अब यहाँ पर अब क्या किया जाएगा कि जितने भी यहाँ पर सामग्रियां होंगी उनको दोबारा से उपयोग करना या फिर उनका पुनर्नवीनीकरण करने का माध्यम रखा जाएगा। ये काफी अच्छी अप्रोच के रूप में काम करेगा। बिल्डिंग जो है वो कैसे तैयार की जाएगी कि वहां पर जो भी उससे जो भी वेस्ट आ रहा है ना, वो हम जो वहां पे लैंडफिल में भेज रहे हैं, जो लैंडफिल में कचरे की मात्रा को भेजा जा रहा है ना, वो बिल्कुल शून्य। ये इसका सबसे बड़ा प्रावधान है कि जो भी यहाँ पर कचरा भेजा जाएगा उसकी मात्रा बिल्कुल शून्य के रूप में मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, किसी भी भवन के लिए ये सब करना अनिवार्य के रूप में आ जाएगा। आप लोगों से सवाल किया जा सकता है कि ऐसा कौन सा भवन या फिर कब ऐसा किया गया और कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.3 वाला जो है वो उसमें यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसको हमें अगर नेट जीरो वेस्ट लेकर के आना है तो नेट जीरो वेस्ट को प्राप्त करने के लिए भी हमारे पास जो है अलग से प्रावधान दिए गए हैं। और उसी के लिए यहाँ पर बोला गया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। नेट जीरो वेस्ट के लिए यहाँ पर हम लोग जो है रिड्यूस करना, रियूज करना, रिसाइकलिंग करना, ये सारे प्रावधानों को इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूनीकरण, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं ना, जिसके तहत हम लोग जो है इन सब चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहीं पर इसी के ऊपर बात यहाँ पर की गई है। और नेट जीरो को अगर हम ले आते हैं तो उससे हमें फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा तो अपने को ये होगा कि ग्रीन बहुत चीजें बढ़ जाएंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, हेल्थ के बेनिफिट्स लोगों के लिए बढ़ जाएंगे, मटेरियल में काम करना, रिड्यूस करना वेस्ट को, ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए, मतलब जो कॉस्ट होती है ना संभालने की, वो कॉस्ट यहाँ पर काफी हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और वेस्ट से एनर्जी होना, ये भी काफी हद तक बढ़ता जाएगा। वेस्ट से एनर्जी जो है वो काफी सारी बनती जाएगी, ब्रांड इमेज चीजों की बनेगी और लोग बहुत ज्यादा समझेंगे उस चीज को कि हमारे लिए वो एक पर्टिकुलर चीज कितनी ज्यादा आवश्यक है, कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इन सब पर लिख लीजिएगा इसको। ये आपका मेंस में बन सकता है क्वेश्चन कि ये किस में लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या चीज है। नेट जीरो का एक ये पूरा एक आप ये तो यही बना सकते हैं हम एग्जाम में, पर हाँ इसको अचीव करने के लिए बात 2030 की बोलेगी कि सारी बिल्डिंग्स जो है वो नेट जीरो कार्बन के ऊपर ही काम करेंगी। सारी बिल्डिंग्स का जो एक काम करने का तरीका रहेगा वो नेट जीरो के हिसाब से रहेगा। ठीक है, फिर है वीट। नेक्स्ट आर्टिकल है 2023 में गेहूं का जो उत्पादन होगा उसमें खाद्य की मुद्रास्फीति किस प्रकार से प्रभावित होगी। जानते हैं सब लोग, भारत में गेहूं अनाज की एक बहुत मुख्य फसल है। उच्च प्रोटीन और उच्च ग्लूटेन सामग्री के साथ मध्य और पश्चिमी भारत में ये उगाया जाने वाला होता है। 2020 में भी गेहूं का जो विश्व का उत्पादन था वो 761 मिलियन टन के करीब रहा था, जिसके कारण ये मक्के के बाद सबसे ज्यादा दूसरा उत्पादित अनाज हमारे भारत का बन गया था, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट का काफी अच्छा स्रोत के रूप में मिलता है। अब वैश्विक स्तर की मैं बात करूं तो मानव भोजन में प्रोटीन का अच्छा खासा स्रोत होता है, 13% इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और अगर मैं बात करूं भारत में कितना उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, कंडीशन क्या चाहिए होती है,
तो काफी अच्छा अनुकूलित कंडीशन चाहिए होती है। आप इसको जो है बहुत ज्यादा ठंड में भी ग्रो कर सकते हो, वैसा नहीं है। इसको बहुत ज्यादा ठंड का भी अगर आपका माहौल चल रहा है तब भी इसको आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा जो है वीट 3300 मीटर्स की ऊंचाई तक भी जा सकता है इसकी खेती। और इसको सबसे ज्यादा जो है वो एक तरीके से कि राबी क्रॉप है, राबी की फसल है, तो इसको उगाने के लिए आपको अच्छा खासा कूलिंग टेम्परेचर मिल जाए तो सही है, वो अच्छा रहता है इसके लिए। और सबसे ज्यादा इसके लिए जो है टेम्परेचर की बात करूं तो 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर सही रहता है। ठीक है। और अगर कोई एरिया में गर्म और आर्द्र जलवायु है तो वहां पर गेहूं उगाने के लिए वो उपयुक्त नहीं होता है। फूल आने की अवस्था में अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान वाले सूखे गेहूं के लिए हानिकारक होता है। बादलों से घिरा मौसम, उच्च आर्द्रता, कम तापमान जो है वो इसके लिए काफी अनुकूल होता है। और सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे उगाया जाता है, सबसे ज्यादा इसको चाइना जो है इसको उगाता है। उसके बाद इंडिया, यूएसए, फ्रांस, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, टर्की, यूके, अर्जेंटीना, ईरान, इटली। सारे आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो टॉप वाले हैं, टॉप में आपको जो तीन भी याद कर लो ना, तीन भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि तीन से ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी तो इतना पूछा ही नहीं जाता है। और पूरा 76% का जो वीट है ना वो यही यहाँ पर बनाती है। उसके बाद भारत में भी 1967 में क्या आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आई थी, जिसके बाद जो है गेहूं के उत्पादन में जबरदस्त लेवल पे वृद्धि हुई थी। और यूपी, पंजाब, हरियाणा ये तीनों हैं ऐसी वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और ये भारत में 60% तक वीट का एरिया बनाती है, इसलिए इनको अन्न भंडार, ग्रैंडरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। अब आजकल इसकी प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है वो कम है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि उपजाऊ मिट्टी में उगाए जाने वाले जो गेहूं के पौधे हैं वो लंबे समय तक बढ़ने की उनकी आदत होती है। रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। ऊष्मा और सूरज की रोशनी में विविधता आ रही है, लंबी फसल अवधि की वजह से कई बार इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो होती जा रही है। बाकी आप ये हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, उसमें आया था, तो उसको भी आप रीड करके इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है भाई, रीड करा सबने इसको? तो अब इसमें आप लोग इसमें और भी चीजें समझेंगे कि इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, या फिर हमारे लिए क्या क्या इसमें और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला आर्टिकल है हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मतलब क्या होता है? हरित जलवायु कोष है, और इसकी अभी 35वीं बैठक जो है यहाँ पर वो की गई है। रवांडा यहाँ पर जो है ग्रीन हरित जलवायु कोष की 35वीं नंबर की बैठक कर रहा है, जो कि रवांडा की राजधानी किगाली में की जाए। और ये आमतौर पर प्रतिवर्ष 3 इसकी बैठकें होती हैं। ये एक स्वतंत्र निकाय की तरह काम करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के साथ मिलकर के अपना एक काम चलाता है। तो वही जो है इसके अंदर अपने तरीके से ये इस तरीके से ही ये पूरा काम करता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि ये होनी भी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग पूरी ये तय कर पाते हैं कि पूर्णतः हम लोग कैसे यहाँ पर ग्रीन के लिए काम करने वाले हैं। 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आते हैं, और हमारी नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर मिनिस्ट्री फॉर इंडिया इसके लिए पूरा काम करती है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री इसका पूरा कार्यभार को देखती है। 2010 में बनाया था यूएन के अंडर, इसको यूएनएफसीसी कहते हैं, यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट एंड कन्वेंशन चेंज, यूएनएफसीसीसी। यहाँ पर इसको बनाई गई थी, जो कि 24 बोर्ड मेंबर यहाँ पे रहते हैं, जिसके हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया याद कर लो, उतना भी बहुत है, जिसका काम है यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरे आधिपत्य को बनाना, सारी चीजें बताना, क्या क्या एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए होंगे, सारी चीजों को ये इन्फॉर्म करती। बाकी इसका काम पूरा बेसिकली नेशनल लेवल पे काम करता है। इंडिया भी वहां पे पार्टिसिपेंट है, जो कि यहाँ पर इनको मदद करता है। बाकी आज के हमारे आर्टिकल्स हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से ऊपर अनुकंपा नियुक्ति के तहत। अनुकंपा नियुक्ति क्या चीज होती है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी ही एक जजमेंट में ये बोला है कि अनुकंपा नियुक्ति मृत कर्मचारी के आश्रितों के निहित अधिकार नहीं है, जो भी अभी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होती है।
तो वो नहीं है। उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट जो आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि हर एक को यहाँ पर आजीविका का अधिकार होना चाहिए, और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो है वो या तो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। सारी स्टेटमेंट इसमें चारों आप पढ़ लीजिए, चारों सही तरीके से स्टेटमेंट लिखी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल एक इस तरीके का ऑपरेशन होता है जिसमें इंटरपोल चैनलों की मदद से अपराधियों का पता लगाया जाता है, और औपचारिक जो मार्ग है उसके तहत उसको पूरी जो चीजें हैं वो यहाँ पर स्थापित की जाती है। तो ऑपरेशन त्रिशूल जो है वो एक प्रकार से आप कह लीजिए कि जो भी एक, सिर्फ आप एक सस्पेक्ट को नहीं देखते हो यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ सस्पेक्ट को देखेंगे, पूरे तरीके से एक बहुत बड़े लेवल पे ये जो है जो है स्टार्ट किया जाता है। तो ऑपरेशन त्रिशूल जो है फाइनेंशियल क्राइम्स होना वो सब देखना, ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में था। सीबीआई का ऑपरेशन त्रिशूल है जिसमें साल भर में 33 ऐसे भगौड़े हैं जिनको वापस लेके आया गया। तो ऑपरेशन त्रिशूल की काफी अच्छी यहाँ पर एक पहल रही है। सीबीआई ने ही इसको यहाँ पर स्टार्ट किया, जनवरी 2022 से चलता आ रहा है और काफी अच्छा इसने परफॉर्म भी किया है। ठीक है भाई। इंटरपोल की मदद से सऊदी अरेबिया में लोकेशन देखना, ये सारी चीजें जो है बहुत आसानी से यहाँ पर की गई हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज की हमारे आर्टिकल में बहुत ज्यादा स्टोरीज नहीं थी समझने के लिए, तो शॉर्ट में आज मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लिया, तो अपना इसको कंप्लीट करना। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।